गुड इवनिंग। आज का एक पेरेंटिंग के ऊपर ही एक फिर एपिसोड है। मैंने इसको नाम दिया है केवाईसी, क्योंकि आज कई सालों से केवाईसी का लेना देना वो बैंक वगैरह में देते हैं, नो योर कस्टमर। तो ये बड़ा चलन में है, तो मैंने इस टॉपिक को ही नाम दे दिया केवाईसी, नो योर चाइल्ड। सी व्हेन आई से कि नो योर चाइल्ड, तो एक साधारण सा प्रश्न उठेगा कि आप कैसी बात करते हैं, क्या हम अपने बच्चे को नहीं जानते? आप जानते हैं सर, आप बिल्कुल अपने बच्चे को जानते हैं। फिजिकली आप अपने बच्चे को जानते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स को जानते हैं, उसके लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स को आप जानते हैं। लेकिन ये सारा फिजिकली ही आप जानते हैं, क्या कभी आपने उस लाइकिंग्स के अंदर झांकने की कोशिश की? वो जो भी कुछ करता है, वो शरारतें करता है, बदमाशियां करता है, वो अपनी जितनी भी नॉटीनेस करता है, उस नॉटीनेस के कैरेक्टर में कभी हमने अंदर जाके झांका? देखिए, उसका हर एक्शन किसी न किसी एक पैटर्न की तरफ, उसकी एक पर्टिकुलर विशेषता की तरफ हर एक्शन इशारा करता है। अगर हम ऑब्जर्व करें बच्चे को, तो ऑब्जर्वेशन से हमको एक पैटर्न का पता चलेगा, उसके बिहेवियरल पैटर्न का एक पता चलेगा। ये ऑब्जर्विंग हमसे छूट जाती है, और यही मेरे हिसाब से बच्चे की पेरेंटिंग का सबसे लंबा, सबसे सटल इंस्पेक्शन है, और ये रेगुलर का काम है। मतलब जब तक बच्चा, समझिए आप, कॉलेज नहीं पहुंच जाता या अपना एक करियर नहीं सेलेक्ट कर लेता, अपनी पढ़ाई की एक लाइन नहीं सेलेक्ट कर लेता फाइनल, तब तक ये ऑब्जर्वेशन बहुत काम आता है, और ये इतने लंबे समय का एक काम है। एक मूवी आई थी पीछे, थ्री इडियट्स ने पूरे पेरेंटिंग कॉन्सेप्ट को ही बदल के रख दिया। जो लोग अपने बच्चों पे अपनी इच्छाएं थोपते थे, तुम पढ़ो, तुमको ये बनना है, बच्चा पैदा ही नहीं होता था तो हम डिसाइड ही कर लेते थे उसको क्या बनना है। तो इस मूवी ने काफी कुछ हंगामा किया, पूरे हिंदुस्तान में तो किया ही किया, और सारे पेरेंट्स के दिमाग में इसने हंगामा मचा दिया, और पेरेंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया। बहुत अच्छा हुआ, बच्चे बहुत परेशान थे। लेकिन हुआ क्या? पेरेंट्स को ये पता चल गया, मुझे मान लीजिए ये पता चल गया, आई मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, आई मस्ट बी केयरफुल एंड आई मस्ट बी वेरी फ्रेंडली विथ माई चाइल्ड। इतना तो हम समझ गया, लेकिन फिर करें क्या? रीजनेबल, उसके साथ रैशनल, वो सब होने के लिए, फ्रेंडली होने के लिए करें क्या? व्हाट टू डू? तो हमने उससे फिर आगे समझ लिया, क्योंकि हमारे पास डाटा था नहीं, तो हमने आगे समझ लिया कि इसकी लाइफ में ये क्या करेगा, क्या पढ़ेगा, क्या बनेगा, हमको इंटरफेयर नहीं करना है। जो उसकी इच्छा हो वो करेगा। इसलिए देखिए, अक्सर जो पढ़े लिखे माता पिता है ना, या सो कॉल्ड पढ़े लिखे माता पिता ना, वो कहते आपको मिल जाएंगे, बोले जी खन्ना जी, ये बेटा अभी 10वीं में है, तो 12वीं के बाद नहीं देखिए, हम हस्बैंड वाइफ, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन हिज लाइफ। वो क्या पढ़ेगा, क्या बनेगा, दैट इज एंटायरली हिज चॉइस। ये रेफरेंस आ रहा है साहब, ये वो थ्री इडियट्स का रेफरेंस आ रहा है। ये वर्मा जी, शर्मा जी जो भी है ना, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बन रहे हैं ये बात बोल के। मतलब इसका एक लेकिन खतरनाक एस्पेक्ट भी तो है कि हमने बच्चे का फिजिकल एस्पेक्ट तो ठीक से देख लिया, वो कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, वो किनसे बात करता है, किनसे मिंगल करता है, उस पर तो हमारी पूरी नजर है। यहाँ तक कि उसके फोन के मैसेजेस पे हमारी नजर। जब वो स्कूल से और ट्यूशन से वापस आता है, तो मैंने ऐसा भी देखा है कि माँ बैग्स चेक कर लेती हैं, उसका ज्योमेट्री बॉक्स तक चेक कर डालती हैं। ये करना चाहिए, दूर से ऐसा चेक रखना आज बहुत जरूरी है। दूर से अननोइंगली, बच्चे की दृष्टि के बाहर, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी जासूसी की जा रही है। गिल्ट आ जाता है और वो चोर बन जाता है बिना मतलब। बहुत शर्म आती है बच्चों को अपने माँ बाप के सामने चोर बनने में। एनीवे, वो फिजिकल एस्पेक्ट है, हम आज उसको डिस्कस नहीं कर रहे। आज हम बिल्कुल सटल एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम बच्चे को ऑब्जर्व नहीं करते हैं और हम समझते हैं कि नहीं भाई, अब इसका ऑब्जर्वेशन का हमारा काम नहीं है, तो क्या होता है, पेरेंट्स भी बिना ऑब्जर्विंग के बड़े हो जाते हैं, और बच्चा भी बिना ऑब्जर्व्ड ही बड़ा हो जाता है। बोथ पेरेंट्स एंड द बच्चा, बिकॉज दोनों के लिए वो पीके वाली बात होती है। हाँ, हमारे गोला में तो नया गोला है, तो पेरेंट्स के लिए भी बीइंग अ पेरेंट, तो उसके लिए बेचारे के लिए नया गोला है, और बच्चा तो गोले पे नया है ही। तो दोनों ही ये ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो ऑब्जर्व नहीं होता है, और बिना ऑब्जर्व के ही बच्चा बड़ा हो जाता है।
तो हमको ऑब्जर्व करना चाहिए। अब सवाल है कि ऑब्जर्व ये भला क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है। इसमें मैंने 4 एस्पेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जो मेरी समझ से मैंने किए हैं। पहला है कि ऑब्जर्व ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ योर चाइल्ड। हम अपने बच्चे के हर एक एक्शन को ऑब्जर्व करें, मतलब वो जो कर रहा है, वो हाउ ही डज एंड व्हाट ही डज, दोनों को हम देखेंगे। शरारतें करता है, बदमाशियां करता है, नादानियां करता है, वो मस्ती करता है, कैसे करता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, हमको सिर्फ उतना देखना है। अब देखिए, देखने का मतलब है ये तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गया। अब इसका मतलब आप स्ट्रेस आउट मत हो जाइएगा, उसको एक काम मत बना लीजिएगा। दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस। शुरू शुरू में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है कि लेट अस ऑब्जर्व आवर चाइल्ड, और बड़ा मजा भी आता है क्योंकि बहुत सारे राज खुलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन देखिएगा, हर चीज बच्चे की एक पैटर्न की तरफ, एक खास पैटर्न की तरफ या कुछ अलग अलग पैटर्न्स की तरफ इशारा करेंगी। ऐसे नहीं जाएगा कोई भी एक्शन। तो हम उसके हर एक्शन को ऑब्जर्व करें, लेकिन विदाउट इंटरफेरेंस। उसमें इंटरफेयर मत कीजिएगा। वो बदमाशी कर रहा है तो उसको करने दीजिए। वो जो कुछ कर रहा है, अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तब वो जो कुछ कर रहा है और तब आप जो कुछ करते वही कीजिए। वाइल ऑब्जर्विंग देयर शुड नॉट बी एनी इंटरप्शन। वो नहीं चाहिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद ऑब्जर्व द फैकल्टी ऑफ द चाइल्ड। फैकल्टी का मतलब है, देखिए, या तो उसका न्यूमेरिकल बेंट ऑफ माइंड होगा या लिटरेचर के बेंट ऑफ माइंड होगा, या तो वो नंबर्स, डिजिट्स, उनके साथ उनको खेलना पसंद होगा, उन चीजों को, उन गेम्स को, उन सब्जेक्ट्स को वो ज्यादा पसंद करेगा, या फिर वो कुछ लिटरेचर या थ्योरी सब्जेक्ट्स को या थ्योरी के गेम को ज्यादा पसंद करेगा। वो जरा सा अगर हम देख लेते हैं और अगर हम समझ लेते हैं कि इसका बेंट ऑफ माइंड क्या है, वेदर दैट इज न्यूमेरिकल और दैट इज थ्योरी एंड लिटरेचर, तो फिर हमको आगे समझने में बहुत इजी होगा। अच्छा, ये बात नहीं है कि कोई चीज में बच्चा अगर लिटरेचर में उसका लिटरेचर बेंट ऑफ माइंड है, उसका न्यूमेरिकल बेंट ऑफ माइंड नहीं है, तो वो बेवकूफ है या वो कमजोर है। तो जो न्यूज़पेपर में वो आता है स्क्वायर बना हुआ सुडोकू, उसमें कुछ फिगर्स लिखे रहते हैं, डिजिट्स लिखे रहते हैं। तो मेरे को जैसे कोई कहता है कि आओ ये गेम खेलते हैं, मैंने कहा ये गेम नहीं है, मेरे लिए सजा है। जहां 4 फिगर आए नहीं तो मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल शट ऑफ। अब इसका मतलब क्या टोटली बेवकूफ थोड़ी ना हूं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद 3 नंबर आता है ऑपरेटिंग प्लेन। ऑपरेटिंग प्लेन का मतलब है कि हम बच्चा किस धरातल से काम कर रहा है, मतलब वो दिल के धरातल पे काम कर रहा है या वो दिमाग के धरातल से काम कर रहा है, मतलब वो बुद्धि प्रधान है या हृदय प्रधान है। देखिए, फिर अब यहाँ ये मत समझिएगा जो हृदय प्रधान है वो बेवकूफ है, जो बुद्धि प्रधान है वो महारत है, ऐसी बात नहीं है। वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आज भक्ति के 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है। भक्त पहुंचता दोनों ही भगवान के दरवाजे पे ही है। लेकिन अभी जिस बच्चे का बुद्धि से ऑपरेट करने वाले बच्चे को आप भक्ति का मार्ग बताओ, वो उसको रास नहीं आएगा, उसको नहीं समझ में आएगा। वो बोलेगा ना सरेंडर कैसे कर दें, हमको साइंस बताओ, हमको रीजन बताओ। और भक्ति वाले को आप अगर ज्ञान योग की बात बताने लगोगे तो उसको वो बोलेगा यार ये सब हमको 2 2 4 हमको नहीं चाहिए, हमको तो बस अपने तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, वो उसी में राजी है। तो हमको देखना है कि बच्चा ऑपरेट कहां से कर रहा है, वो हृदय प्रधान है कि बुद्धि प्रधान है। कई कई बच्चों में एकदम 50-50 आपको मिलेगा, वो दोनों का मिक्सचर है। उसके बाद कि हम देखें कि उसकी कुछ एबिलिटीज, लाइक कि वो चीजों को कैसे परसीव करता है। समझते तो सभी हैं। अब एक माता के अगर 2 बच्चे हैं, दोनों जुड़वा हैं, एक ही समय में एक ही गर्भ से पैदा हुए, एक ही एनवायरनमेंट में पले, 4 साल की उम्र में दोनों बच्चों को एक चीज दी जाए, दोनों अलग अलग परसीव करेंगे, उनकी आइडिया अलग अलग फॉर्म करेंगे। दोनों चीजों के लिए एक आइडिया नहीं फॉर्म होगी। तो हमको ये देखना है कि ये बच्चा कैसे चीजों को समझता है, परसीव करके ये कैसे उसके लिए आइडिया फॉर्म करता है। दूसरी बात है रिलेट कैसे करता है। कई बच्चों में आप देखिए वो बातों को रिलेट बहुत कर देते हैं, यहाँ की बात वहां की बात। इस मूवी देखी, अभी वो अंकल आए, अब वो दोनों को कहीं ना कहीं रिलेट कर देगा। तो रिलेटिंग कैपेसिटी उसकी कितनी है। तीसरी बात ड्राइंग रेफरेंस। कई बच्चों में ना रेफरल बहुत तगड़ा होता है, उनका बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब वो
भागवत गीता की बात को और फिजिक्स की किसी एक चीज से मिला देगा, उससे उसका रेफरेंस ड्रॉ करके वो उस चीज को समझा भी देगा। ऐसी कुछ क्वालिटी उसमें है क्या, वो देखिए। अगर वो वैसा ऑब्जर्वेंस में आता है तो वो भी हमारे डाटाबेस में काम करेगा, उस बच्चे को अच्छी तरह समझने में हमको और ज्यादा ऐड करेगा। तो ये सारा कुछ ऑब्जर्वेंस में हम ले सकते हैं। आप अपने एक्सपर्ट से एडवाइस ले लीजिएगा, जरूर किसी से चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलिएगा, लेकिन हमारे पास बच्चे के लिए एक सूक्ष्म, एक सटल डाटाबेस होना चाहिए। अब सवाल यह है कि अच्छा इतनी मेहनत करेंगे, इतना कुछ करेंगे, एंड इट्स अ बिग लॉन्ग रन प्रोसेस है ना, एक दिन का काम तो है ही नहीं, तो इसके लिए हमेशा सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। स्ट्रेस मत लीजिएगा, लेकिन तो उसके इसमें फायदा क्या है, व्हाट इज द यूज। देखिए ऐसा होता है कि जब हम और बच्चा ऑब्जर्वेंस के साथ बढ़ते हैं तो हम पैरेलली एक अलाइनमेंट में होते हैं, नेचुरल अलाइनमेंट होता है बच्चे का थिंकिंग, क्योंकि हम तो उसको देख ही रहे हैं ना, उसमें क्या गुण है, कैसे गुण है, उसको क्या चीज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम तो समझ रहे हैं। तो हमारा बच्चे के साथ एक अलाइनमेंट होता है, और एट द फाइनल स्टेज जब हम कहीं लैंड करते हैं, जब 12वीं के बाद, हायर सेकेंडरी के बाद बच्चे को कोई लाइन चूज करनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं होता कि बच्चा इधर मुंह करके खड़ा और आप इधर मुंह करके खड़े, आप बच्चे से परेशान, बच्चा आपसे परेशान, ऐसा नहीं होता। फिर ऑलमोस्ट +-25%, +-20% वी लैंड एट द सेम प्लेस। थोड़ा फर्क हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है कि जिस बच्चे के लिए हमने इतने वर्षों काम किया, आज वो बच्चा हमसे मुंह मोड़ के खड़ा है, हमारी आज्ञा के विरोध में जा रहा है, और वो बच्चा भी गिल्ट फील करता है और आपको भी बहुत बुरा लगता है। इससे हम बच जाएंगे, क्योंकि हम दोनों साथ साथ बढ़े हुए हैं। देखिए कि आफ्टर 12th देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट एंड वी विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। अब सोच के देखिए, अब फायदा क्या होगा, तो फायदा यही होगा कि पान सिंह धोनी को, महेंद्र को ना क्रिकेट से रोकना नहीं पड़ता। पान सिंह धोनी को, महेंद्र को रेलवे में टीटी बनने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता। प्रिंसिपल वीरू सहस्रबुद्धि, यू अंडरस्टैंड, वायरस, उसके बेटे को शायद सुसाइड नहीं करना पड़ता अगर ये ऑब्जर्वेशन वाला पोर्शन कंप्लीट किया जाता तो, क्योंकि तब बाप बेटे एक दूसरे को समझते हैं, बल्कि बाप ज्यादा समझता ना बेटे को, बेटी को, कि हाँ इसका टेस्ट क्या है। और अगर वो उसके बाद भी अगर कुछ ऐसी वैसी चॉइस करता है तो कम से कम हम लॉजिकली उसको समझा सकते हैं। अतः ये जरूरी है कि बच्चा वेल ऑब्जर्व्ड हो, और उसके लिए मेहनत भी बहुत होती है, हमारा समय भी देते हैं, लेकिन शुरू में ये 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की एक्सरसाइज है, उसके बाद ये सब बाय डिफॉल्ट होता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे को ध्यान में आई कि देखिए एंशियंट इंडिया में क्या होता था, हमारे पुराने युग में पढ़ाई लिखाई गुरुकुल होते थे, तो स्टूडेंट्स को गुरु के पास गुरुकुल में भेज दिया जाता था, गुरु जी का आश्रम होता था, बच्चे वहीं रहते थे, मे बी 8 years और 12 years व्हाटएवर, तो बच्चे वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे, और उन गुरु जी को माता पिता से नहीं, भगवान से भी ऊपर पद दिया जाता था हमारे यहाँ। क्यों? बोल अलग लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार, मतलब गुरु जी के पास कोई ऐसी ऑब्जर्वेंस उनकी थी, उनका ऐसा कोई ऑब्जर्विंग आई थी कि वो बच्चे के अंदर वो जो एक यूनिकनेस जिसके साथ मदर नेचर ने उसको पैदा किया है, गुरुजी उस यूनिकनेस को देखते थे, उनके पास वो नजर थी, पार की नजर। कहते हैं ना बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा, हर इंसान यूनिक है। कैसे? वो ऐसे ही चेहरे के कारण नहीं कहते, वो इसीलिए कि उसके अंदर कुछ एक इनहेरेंट क्वालिटी एक ऐसी दे के प्रकृति भेजती है जो अगर फल फूल जाए, उसके बाहर आ जाए तो उसका जीवन फुलफिल होता है, और वो जीवन में ना फुलफिल्ड महसूस करता है, अंदर से खाली खाली महसूस नहीं करता। तो गुरुजी के पास वो क्षमता होती थी कि गुरुजी 10 साल 12 साल एक बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी यूनिक क्वालिटी को आइडेंटिफाई करते थे, और फिर उसकी यूनिकनेस के हिसाब से उस पर काम करते थे, और उसकी उस फैकल्टी को आगे बढ़ाते। अदरवाइज गुरु द्रोणाचार्य, आप जरा सोचिए क्या होता अगर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के हाथ में भीम वाली गदा पकड़ा देते और भीम के हाथ में अर्जुन का धनुष देके खड़ा कर देते, क्या होता? अच्छा जरा सोचिए कि क्या होता उस दिन कि अगर महावीर सिंह फोगाट स्टेडियम में जब गीता खेल रही थी फाइनल, उस दिन अगर
वो गीता को नहीं रोकते, गीता के कोच के कहने के बावजूद कि बेटा तू डिफेंस नहीं खेल, तू अटैक खेल, अटैक तेरा नेचुरल गेम है, कोच के कहने के बावजूद भी महावीर सिंह फोगाट ने आवाज लगाई और गीता ने वैसे ही खेला। अगर ऑब्जर्व नहीं किया होता, अगर नहीं कहा होता तो हिस्ट्री क्या होती, जरा सोचिए। इसलिए बच्चे को ऑब्जर्व करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि शायद मैंने अपना काम किया, आप भी विचार कीजिएगा। हम मिलकर डिस्कशन करते रहेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थैंक यू।